नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। अपने पिछली वीडियो में मैंने एक कहानी यह भी पाठ की व्याख्या आपको बताई थी जो कि मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित है। ये उनकी एक आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने परिवार, अपने माँ का, अपने भाई बहन का, अपने आस पड़ोस का हर तरह का वर्णन किया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेखिका के पिताजी को अपने ही लोगों के द्वारा विश्वासघात का सामना करना पड़ता है और इसी कारण से वो शक्की स्वभाव के बन जाते हैं और हर एक लोगों के ऊपर, हर एक प्राणी के ऊपर अपना गुस्सा उतारते हैं और शक करते हैं उनके ऊपर। सबसे ज़्यादा उनके गुस्से का सामना उनकी लेखिका की माँ को करना पड़ता है, जिसके कारण वो हमेशा ही डरी सहमी रहती है। लेखिका कहती है कि माँ मेरे लिए कभी भी आदर्श का कारण नहीं बन सकी। हाँ, उनके साथ हमें लगाव था जो कि शायद सहानुभूति के कारण ही पैदा हुआ था। अब इससे आगे लेखिका अपने परिवार का ही वर्णन करती है, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में बताती है। इस में लेखिका ने अपने आस पड़ोस का और पड़ोस कल्चर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसका वर्णन करते हुए लेखिका बताती है कि 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और अपने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेलने। लेखिका कहती है कि सबसे छोटी थी मैं और बड़ी बहन की शादी के समय शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद मन में है। लेकिन 2 साल बड़ी बहन सुशीला और अपने आंगन का मुझे पूरा याद है कि मैंने उस आंगन में बचपन में कौन कौन से खेल खेले। अब लेखिका उन खेलों का वर्णन करती है। सतोलिया, लंगड़ी टांग, ये सारे ऐसे खेल हैं जो हमने भी कभी अपने बचपन में खेले थे और इनको देखते हुए, इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है कि हमारा बचपन भी कितना अच्छा था जिसमें हमने ये सब कुछ खेला था। ऐसा ही हमने अपना बचपन जिया था। कौन कौन से खेल लेखिका बता रही है? सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो, तो कमरों में गुड्डे गुडियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। कहती कमरों में हमने अपनी आस पड़ोस की सहेलियों के साथ गुड्डे गुडियों के ब्याह भी रचाए, जैसे कि हम लोग भी करते थे अपने बचपन में। कितना अनोखा होता है ना ये बचपन। अब अपने भाइयों के साथ का कौन कौन से उसने खेल खेले उसका वर्णन करती है। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंगे उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा घर पर ही थी। कहती हमने सारे लड़कों वाले खेल भी खेले, लेकिन लड़कों को घर से बाहर खेलने की छूट होती थी और हमारा दायरा जो था वो घर तक ही रहता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। कहती आजकल का जिस प्रकार से होता है कि आजकल हम बच्चों को किसी के घर में जाने की अनुमति नहीं देते क्योंकि माहौल ख़राब हो चुका है। लेकिन वो कहती है कि पहले ज़माने में हमारी सीमा हमारा घर ही नहीं होता था, बल्कि हमें आस पड़ोस के घरों में जाने की पूरी आज़ादी होती थी। कोई भी पाबंदी नहीं होती थी, हम कहीं पर भी आ जा सकते थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के लिए इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को
हमारे इस परंपरागत प्रोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना असहाय, असंकुचित और असुरक्षित बना दिया है। कहते कि आज हमें पता चलता है कि हम महानगरों के फ्लैट में रहते हैं, तो हमारा जो प्रोस कल्चर है, उस प्रोस कल्चर ने हमें सबसे कितना ही अलग कर दिया है और हमें कितना ही संकुचित कर दिया है, यानी कि हमारा दायरा अपने तक ही सिमट कर रह गया है। हम असहाय और असुरक्षित सा महसूस करते हैं और वाकई में आज का हमारा जो प्रोस है वो इसी प्रकार का है। हम कहीं पर भी खुलकर जी नहीं सकते। पुराना ज़माना था, लेकिन आज का ज़माना जो है उसमें ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपने युवा अवस्था का आरंभ किया। लेखिका कहती है कि मैंने शुरू में जो कहानियां लिखी उसके जो पात्र हैं वो मेरे इसी मोहल्ले के हैं, यानी कि मोहल्ले के जो आसपास के लोग थे उन्हें मैंने अपनी कहानियों का पात्र बनाया और इसी मोहल्ले में मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी और अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। कहते जितने भी अपनी कहानियों के मैंने पात्र लिए, कोई 1-2 पात्र ही ऐसे होंगे जो मेरे परिवार के होंगे, बल्कि बाकी जो थे वो मेरे परिवार का हिस्सा नहीं थे। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। कहती मैं इन्होंने के मध्य ही मैंने अपना बचपन गुजारा, लेकिन इनकी छाप जो थी वो मेरे मन में इतनी गहरी बन चुकी थी कि मुझे इस बात का एहसास तो तब हुआ जब मैंने इन्हें अपनी कहानियों में अपना पात्र बनाया। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उस समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य। कहती पुरानी यादें कहीं पर भी ख़त्म नहीं हुई और उसी समय जो हमारे मोहल्ले के दास साहब थे वो किस तरह से मेरे महाभोज के एक पात्र बन गए, ये मेरे लिए भी बहुत ही आश्चर्य का विषय था और एक ये आश्चर्य जो था वो बहुत ही सुखद था। उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। कहती जो 16 वर्ष की लड़की होती थी और मैट्रिक जिसने पास की होती थी, यही अनिवार्य योग्यता थी शादी के लिए। सन 44 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही मुझे पहली बार एक नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। कहते कि जब मेरे भाई बहन मेरे से अलग हो गए तब मुझे पता चला कि मेरा वजूद असल में है क्या। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। कहती भाई बहनों के साथ रहते हुए पिताजी ने कभी भी मुझे नहीं देखा था, उनका ध्यान कभी भी मेरी तरफ नहीं गया था, लेकिन जैसे ही भाई बहन मेरे से अलग हुए, परिवार से अलग हुए, तब पिताजी का ध्यान भी मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। कहती कि उस उम्र में जबकि लड़की को रसोई का काम सिखाया जाता था और ये बताया जाता था कि कैसे उसने एक कुशल गृहिणी बनना है, कहती उस समय पिताजी यही कहते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं और वो रसोई को बटियार खाना कहते थे। उनका ये मानना था कि रसोई में एक औरत की सारी ही प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है। यहाँ पर पिताजी का एक बदला हुआ रूप दिखाई देता है। बदले हुए रूप का वर्णन लेखिका ने किया है। लेखिका कहती है कि रसोई को वे बटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था।
घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। कहते हमारे घर में हर रोज़ ही लगा लीजिए कि राजनीतिक जमवाड़े होते थे, यानी कि लोग इकट्ठे होते थे और राजनीति पर बहुत सारी बहस होती थी। और पिताजी मुझे वहाँ पर अपने साथ बैठने के लिए कहते थे। वो इसलिए ताकि पिताजी चाहते थे कि मैं भी राजनीति में हिस्सा लूँ, जानूँ कि राजनीति में क्या हो रहा है, लेकिन घर के अंदर ही सीमित रहकर। देखिए क्या कहती है लेखिका। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मेरा मन आक्रांत रहता था। कहते कि देश में क्या हो रहा था, राजनीतिक पार्टियां कौन सी नीतियों में खेल रही थी, कहाँ विरोध हो रहा था, क्या कुछ हो रहा था। कहते ये उस समय मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जो क्रांतिकारी थे और जो देशभक्त शहीद थे, उनका आकर्षण मुझे और उनकी कुर्बानियाँ मुझे अपनी ओर खींचता था। आगे लेखिका कहती है कि किस प्रकार उसका भी ध्यान धीरे धीरे आंदोलनों की तरफ हुआ और साहित्य की तरफ हुआ। इसके बारे में बताते हुए लेखिका कहती है, 10वीं कक्षा का आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती रहती थी। कहती मैं सिर्फ बहसों को सुनती थी और किसी भी लेखक की किताब उठाकर पढ़ने बैठ जाती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कखहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वह इसी साल नियुक्ति हुई थी। उन्हें बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। कहते कि वहाँ पर मुझे 10वीं पास करके जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुँची तो वहाँ पे मेरा परिचय जो था वो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के साथ हुआ और वे इसी साल ही वहाँ पर आई थी एज ए प्राध्यापिका और उन्होंने ही मेरा साहित्य में प्रवेश करवाया था। यानी कि उनको साहित्य का ज्ञान देने वाली शीला अग्रवाल ही थी। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन के किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीते बीते साहित्य की दुनिया में शत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेंद्र। अब यहाँ पर जो लेखिका ने बताया है वो ये बताया है कि उन्होंने कौन कौन से लेखकों की किताबों को पढ़ा जिनसे उनको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिला और साहित्य में उनकी रुचि बढ़ती चली गई। बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेंद्र, अज्ञा, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेंद्र जी की छोटी छोटी सहज सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। अज्ञा जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा। जरूर उस समय पर मैं मेरी सीमित समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा और उसने मन को इस तरह कदर बांधा कि उसी चौंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ में आया। कहती मैंने शेखर उपन्यास पहले भी पढ़ा था, शेखर एक जीवनी, परंतु मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन जब दोबारा मैंने शेखर एक जीवनी पढ़ा तो कुछ समझ में आया। ये शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेंद्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्र लेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में कितना समझ सकती थी समझा। यहाँ पर लेखिका ने बताया कि उन्होंने किन किन
लेखकों के उपन्यासों को पढ़ा और उनको किस प्रकार से समझा, और शीला अग्रवाल के साथ उनकी लंबी लंबी बहसें होती थी और जो कि उनको इन सबको समझने में योगदान देती थी। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। कहते कि शीला अग्रवाल ने ना सिर्फ मुझे साहित्य के बारे में जानकारी दी और मेरे दायरे को आगे बढ़ाया, बल्कि जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था देश की स्थितियों को जानने समझने का, राजनीति को समझने का, कहती उस सिलसिले को उन्होंने आगे भी बढ़ाया था। उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरा दमखम जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। कहते कि सन 46-47 में जबकि आंदोलन पूरे जोरों शोरों पर हो रहे थे, उस समय कोई भी युवा अपने घर में नहीं बैठना चाहता था। वो सभी निकल कर हड़तालें करना चाहते थे, जुलूस निकालना चाहते थे और भाषण देना चाहते थे। कहते कि मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जो जोशीली बातें थी, उन्होंने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था और स्थिति ये हो गई थी कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। कहती कि एक बवंडर जो था वो बाहर फैला हुआ था और एक मेरे घर में था। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं। कहती कि पिताजी चाहते थे कि मैं आंदोलनों में हिस्सा लूं और उसके लिए मुझे आज़ादी कितनी मिली थी कि मैं घर पर ही रहूं और वहाँ पर आए लोगों के बीच में उठूं बैठूं, सब कुछ जानूं समझूं, लेकिन घर से बाहर निकलकर कोई आंदोलन ना करूं, कोई भाषण ना करूं, किसी प्रकार के भी आंदोलन में हिस्सा ना लूं। यहाँ पर लेखिका ने अपने और पिता के बीच के टकराहट के कारणों का वर्णन किया है कि उनके और उनके पिताजी के बीच टकराहट और मतभेद किन कारणों से होते थे। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। कहती पिताजी के लिए तो सब कुछ मुश्किल था कि मैं घर से बाहर निकलूं, लेकिन जो पिताजी ने मेरी सीमा बांध रखी थी कि मैं घर में ही बैठकर सब कुछ करूं, कहती ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारा निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की, तब तक ये चलता ही रहा। कहते कि उस समय मुझे ज्ञान हुआ कि जितने भी सीमाएं हैं, सारे निषेध हैं, उन सबको कैसे तोड़ना है। और पिताजी से मेरी जो टक्कर थी, जो टकराहट थी, कहती ये आंदोलनों में ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये ख़त्म कब हुआ, जबकि लेखिका बताती है कि मैंने राजेंद्र से शादी की। कहती राजेंद्र से पिताजी चाहते थे कि लेखिका शादी ना करे, बल्कि पिताजी के चुने हुए लड़के से करे, लेकिन लेखिका ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की, तब भी उनके बीच में टकराहट का सिलसिला चलता रहा। आगे लेखिका बताती है, यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यश को प्राप्त करना पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। और पिताजी का सिद्धांत क्या था कि व्यक्ति को कुछ खास बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं 2-1 बार उनके कोप से बच गई। कहती ये सब कुछ पिताजी चाहते थे। वो चाहते थे कि
व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। कहती उनकी इसी बात के कारण एक दो बार मैं उनके गुस्से से, कोप से यानी कि उनके गुस्से से बच गई थी। एक बार कॉलेज के से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले। अब यहाँ पर लेखिका ने उस घटना का वर्णन किया है जबकि लेखिका आंदोलनों में हिस्सा लेती थी और लेखिका की एक आवाज़ पर पूरा कॉलेज उसके साथ आकर खड़ा हो जाता था और आंदोलन में हिस्सा लेता था, जुलूस निकालते थे, भाषण होते थे। और जो स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल था वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने लेखिका के पिता को एक पत्र लिखा, परंतु पिताजी के बदलाव का कारण भी यह पत्र ही बना। क्या बताती है लेखिका कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, गुस्सा आ गया पिताजी को बहुत ज़्यादा और कहने लगे कि यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर, यानी कि कॉलेज में जाकर पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखलाया। गुस्से में भनाते हुए वे ही गए थे। बहुत ज़्यादा गुस्से में वो कॉलेज में पहुँचे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। कहती मुझे पता था कि लौटकर पिताजी ने क्या कहर करना है, कितना गुस्सा होना है। कहती इसी डर के मारे मैं अपने पड़ोस के मित्र के जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश हैं, चली जा, तो विश्वास नहीं हुआ। लेखिका कहती कि मुझे माँ की बात सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने तो ये सोचा था कि पिताजी मुझे पर गुस्सा करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हुआ है। गई तो थी लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। यहाँ पर लेखिका के पिताजी ने लेखिका की प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए कहा कि लेखिका का रोब तो पूरे कॉलेज पर है और सारा कॉलेज इन 3 लड़कियों के इशारों पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कितनी प्रशंसा की लेखिका के पिता ने। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई रोक कैसे लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहे और मैं अवाक यानी कि हैरान होकर उनकी तरफ देखती रही। मुझे ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना कानों पर यह हकीकत थी। कहती पिताजी मेरी प्रशंसा कर रहे थे और मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह हकीकत थी कि पिताजी बहुत खुश थे। अब लेखिका ने एक अन्य घटना का वर्णन किया है और कहा है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़तालें करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ होता है, मुख्य बाजार का जो चौराहा होता है उसे कहा जाता है चौपड़, पर इकट्ठा हुआ। कहती सारे विद्यार्थी जो थे वहाँ पर इकट्ठे हुए और कुछ भाषणबाजी की। तभी वहाँ पर पिताजी के एक मित्र वहाँ से निकले, तो उन्होंने जाकर पिताजी को बताया कि लड़की को घर के अंदर संभाल कर रखो। परंतु उनके दूसरे मित्र ने जब उनकी प्रशंसा की लेखिका की तो पिताजी कैसे खुश हो गए। इसी बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर बहुत अच्छी तरह से पिताजी की लूह उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। आपके हमारे घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब?
कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का भी ख्याल रह गया है आपको या नहीं? कितना कुछ उनके दकियानूसी मित्र ने आकर पिताजी को सुनाया। लेखिका कहती है कि ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कि उनको भड़काने का काम करते थे। कहती वो आए, उन्होंने बहुत सी आग लगाई और पिताजी उस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन भपकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग आकर थू थू कर कर चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। कहते कि यहाँ पर एक मित्र ने आकर लेखिका के बारे में उल्टा सीधा बोला, तो वहीं पर दूसरी तरफ एक अन्य मित्र जो कि पिताजी के बहुत ही अतरंग थे, बहुत ही नज़दीक थे, वो अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर थे। कहती कि उन्होंने लेखिका की बहुत प्रशंसा की। क्या कह रही है लेखिका कि मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। इंग्लिश में उन्होंने क्या कहा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी? घर से बाहर भी निकला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। कहती कि एक मित्र की बात को सुनकर पिताजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद करने की सोच रहे थे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अम्बालाल की बातें सुनकर, उनके मुख से मन्नू की तारीफ सुनकर, लेखिका की तारीफ सुनकर पिताजी का गुस्सा शांत हो गया और उनका चेहरे पर जो गुस्सा था वो धीरे धीरे गर्व में बदलता चला गया। लेखिका कहती है कि अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे इतना ही समझ आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। कहती उस समय तो मेरी उम्र कुछ नहीं थी, उस समय मैं क्या भाषण देती रही होंगी। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। कहते हो सकता है कि डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या फिर ये भी हो सकता है कि इतने साल पहले अजमेर जैसे शहर में हर तरफ भीड़ जहाँ पर लगी हुई थी, उस भीड़ में एक लड़की का बेबाक होकर और बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के लगातार धुआंधार बोलते चले जाना, शायद ये सब कारण रहा होगा कि उन्होंने डॉक्टर साहब के मन में मेरे लिए प्रेम भर दिया था और उन्होंने पिताजी के चेहरे पर गर्व के चिन्ह ला दिए थे। कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। कहती एक तरफ तो पिताजी विशिष्ट यानी कि खास बनना चाहते थे, ये उनके अंदर की लालसा थी, तो दूसरी ओर समाज में अपनी छवि को बनाए रखने की सजगता भी उनके अंदर थी। पर क्या ये संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? कहती ये बातें संभव नहीं थी, दोनों ही बातें संभव नहीं थी कि आप विशिष्ट भी बने रहे और समाज में आपकी छवि भी बनी रहे। तो कहती ये दोनों ही रास्ते टकराहट के थे। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। कहती कि कॉलेज वालों ने
शीला अग्रवाल को ये नोटिस थमा दिया कि वो कॉलेज छोड़कर चली जाएं। उसका कारण क्या था कि वो लड़कियों को भड़काती है और कॉलेज का अनुशासन जो है उसको ख़राब करती है। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषेध कर दिया गया। कहती 3rd ईयर में क्लासेस बंद कर दी गई और हम 2-3 छात्राएं जो कि आंदोलनों में हिस्सा लेती थी, जिनके कारण पूरा कॉलेज बाहर निकल आता था, कहते हम 2-3 छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश निषेध कर दिया गया, यानी कि हम कॉलेज में नहीं जा सकते थे। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। कहती कि जहाँ पर जुलाई में बंद कर दिया गया था कॉलेज को, क्लासेस बंद कर दी गई थी, वहीं पर अगस्त में उन्हें 3rd ईयर को खोलना ही पड़ा, क्योंकि बच्चों ने इतना ज़्यादा हुड़दंग मचा दिया था, इतना ज़्यादा हंगामा हो गया था। जीत की खुशी पर सामने बहुत बड़ी चित प्रतिशत खुशी के सामने ये खुशी बिला गई। कहते हैं ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी कि मुझे कॉलेज में दोबारा प्रवेश दिया गया था, कॉलेज की क्लासेस को खोल दिया गया था। कहते उससे भी बड़ी एक खुशी थी जिसके सामने मेरी कॉलेज की खुशी थोड़ी सी कम पड़ गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी। और वो खुशी क्या थी? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, यानी कि आज़ादी की जो खुशी थी वो बहुत बड़ी खुशी थी। क्यों ना होती है लेखिका के लिए बहुत बड़ी खुशी, क्योंकि लेखिका तो चाहती ही आज़ादी थी और उन्होंने अपने पिताजी से टकराहट करके, उनके गुस्से का सामना करके इतने आंदोलनों में हिस्सा लिया, हड़तालें करवाई, दुकानें बंद करवाई, भाषण दिए चौराहों पर खड़े होकर। तो जब देश आज़ाद हो गया तो उन्हें इतनी खुशी क्यों ना लगती? वाकई में देश की आज़ादी तो सबसे बड़ी खुशी थी और ये हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। इस तरह लेखिका ने इस पाठ में अपनी आत्मकथ्य के द्वारा अपने परिवार, अपने आसपास, अपने भाई बहन, अपने पिताजी, अपनी माँ, हर किसी का वर्णन किया है। उन्होंने कहीं पर अपने पिताजी को जोड़ा है तो कहीं माँ का वर्णन किया है, कहीं पर उन्होंने प्रोस कल्चर को ले लिया तो कहीं पर उन्होंने कॉलेज का वर्णन किया है। कहीं पर लेखिका ने अपने पिता के मित्र अम्बालाल का वर्णन किया तो कहीं पर लेखिका ने अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का वर्णन किया। इन सब के बारे में बताते हुए लेखिका ने अपनी आत्मकथा लिखी और हमें उस समय के माहौल का, उस समय के प्रोस कल्चर का और आंदोलन में किस प्रकार से उन्होंने हिस्सा लिया, इस सब के बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर अपने कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे अधिक से अधिक पता चल सके कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती हैं। इसे शेयर करना मत भूलिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरी पिछली वीडियो के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ताकि आप आसानी से मेरी पिछली वीडियोस को भी प्राप्त कर सकें। आशा करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे और मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। इसी आशा के साथ अपनी अगली वीडियो को लेकर आप सबके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।